शुरू हुई। भारत को पहचानिए मैप पर, कहां पर है अपना प्यारा देश? इंडिया देख पा रहे होंगे। और यहां ध्यान से देखिए, इसको ब्लैक कलर से मार्क करेंगे तब देख पाएंगे। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। ये जो है आपका, ये है मलुकू आइलैंड। कौन सा? मलुकू द्वीप, मलुकू आइलैंड। कहां पे पड़ता है? इंडोनेशिया के पास में, इंडोनेशिया के पास में। तो मलुकू आइलैंड की तरफ, क्योंकि मलुकू आइलैंड मसालों के लिए बहुत चर्चित है। और मसालों में भी अगर आप देखोगे तो एक टाइम पे ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है? कौन से मसाले को कहा जाता है ब्लैक गोल्ड? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो ब्लैक गोल्ड आप बोलोगे भैया ब्लैक पेपर को कहा जाता है। किसको? ब्लैक पेपर को कहा जाता है। ब्लैक पेपर बोले तो काली मिर्च। अब इसको ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस टाइम इसकी मार्केट में बड़ी डिमांड थी यूरोप में। और इसका जो सबसे बड़ा सेंटर था वो था आपका मलुकू आइलैंड। तो मलुकू आइलैंड के लिए वो लोग आए आपका। अब यहां आकर के उनको पता चलता है अंग्रेजों को कि भाई यहां जो कंट्रोल है वो डच का है। मलुकू आइलैंड पर किसका नियंत्रण था? यहां पर बोलेंगे एक बार। यहां पर थे आपका डच। डच किनको बोलते हैं? जो लोग हॉलैंड के व्यापारी थे, हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड जिसका अभी नाम क्या है आपका? नीदरलैंड। अब इनको ये बात पता चली यहां पर, तो इन्होंने थोड़ा बहुत प्रयास किया कि भाई मलुकू आइलैंड में हम कोशिश करें, लेकिन ये सफल हो ही नहीं पाए उस बात में। अब सफल नहीं हो पाए तो इनकी दाल जब यहाँ पर नहीं गलती है, तो जब इनकी दाल नहीं गलती तो इसके बाद में ये लोग रुक करते हैं कहाँ पर? आपका इंडिया के लिए। तो सबसे पहले कहाँ गए थे ये जो एरिया है इसको बेसिकली ईस्ट इंडीज बोलते हैं। तो जो परमिशन मिली थी वो ईस्ट इंडीज के लिए, लेकिन जब यहां पर बात नहीं बनी तब इन्होंने इंडिया की तरफ रुख किया। कौन पावरफुल था? आप देखोगे ब्रिटेन पावरफुल नहीं था। ब्रिटेन से आप देखोगे कि पहले जो पूरी दुनिया में यात्राएं की या कंट्रोल किया, पहले स्पेन था, फ्रांस था, वो बहुत पावरफुल कंट्रीज थे ब्रिटेन से। ब्रिटेन तो लूटमारी वाला देश था। आप ये समझिए ब्रिटेन गरीब देश था इस समय पर। और वो तो ये करते थे, जो फ्रेंच लोग आपका बिजनेस करते थे उनके जहाज़ों को लूटते थे ये लोग। इनके जो आपका मर्चेंट्स थे, इनके व्यापारी, मतलब लूट का काम करते थे। सोच रहे हो भैया ऐसा, मतलब इतनी खराब स्थिति है। हाँ, इतनी खराब स्थिति थी सही में। तो यहां से ये लोग क्या करते हैं, फिर इंडिया की तरफ आते हैं। और इंडिया की तरफ आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ध्यान से देखना कि ये जो हॉलैंड का कंट्रोल था, हॉलैंड का कंट्रोल तो खत्म नहीं हुआ। और हॉलैंड ही था, यानी डच ही थे जो सप्लाई करते थे किसको? सप्लाई करते थे आपका यूके को, यूके वाले एरिया को, सारे को, ब्रिटेन को। मतलब अब अंग्रेजों को मजबूर किसके होना पड़ा कि भाई खुद तो कंट्रोल कर नहीं पाए, तो सीधी सी बात है अब खरीदना भी किससे पड़ेगा? खरीदनी भी पड़ेगी काली मिर्च या बाकी सब कुछ इनसे। अब इनको लगता है कि यार एक काम करते हैं, इंडिया की तरफ चलते हैं, शायद वहां कोई स्कोप बने। इंडिया की तरफ शायद कोई स्कोप हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब इंडिया की तरफ स्कोप तो उधर आपका, ये तो यात्रा भेजी गई है, और पीछे से काम कौन कर रहा है आपका? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं। क्या वो यात्रा पर है इन्वेस्टर्स? बताओ एक बार। आप कहेंगे नहीं भैया, वो तो वहां बैठे बैठे लीड कर रहे थे। एक छोटी सी बात समझना है, वापस यहीं लेके आऊंगा आप लोगों को, छोटी सी बात से समझना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में कौन है बताएंगे एक बार? स्थापना के समय भारत में अकबर है, अकबर। ओके। अब कहाँ आते हैं ये? भारत से समझिए। अच्छा आप मुझे बताएं, जैसे मलुकू आइलैंड पर मैंने आपसे कहा कि डच कंट्रोल में थे, भारत में किसका कंट्रोल होगा? भारत में उस समय पुर्तगाली बड़ी शक्ति थे। भारत के व्यापार पर किसका कंट्रोल था? पोर्टुगीज का। अब बड़ी दिक्कत आई कि भैया अब व्यापार कैसे होगा फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो क्या सबसे पहला प्रयास किसके लिए किया उन्होंने? इंडिया। उन्होंने पता चला कि भाई वहाँ पे जो क्वीन थी आपका एलिजाबेथ, और क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई थी 1603 में। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बनने के तीसरे साल में क्वीन एलिजाबेथ मारी जा चुकी थी। और क्वीन एलिजाबेथ के बाद में जो आपका राजा बने थे वो थे आपके जेम्स सिक्स। फटाफट से नाम लिखो एक बार, क्या नाम है? जेम्स सिक्स। क्वीन एलिजाबेथ, एक बात समझना, क्वीन की डेथ कब हो गई? क्वीन की डेथ हो गई आपका
1603 में। और क्वीन एलिजाबेथ के बाद में कौन आ गया आपका? जेम्स सिक्स। जेम्स सिक्स, ठीक है। अब इससे ये लोग मिलते हैं जो डायरेक्टर्स थे। अब डायरेक्टर्स से क्या मतलब है भैया? जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी उसमें एक बात किनारे पे कहीं नोट कर लो, किनारे पे कहीं नोट करना। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी में एक तो वहां पर आपका गवर्नर था, ठीक है, एक आपका डिप्टी गवर्नर, क्या बोलेंगे उसको, उप गवर्नर, उप गवर्नर था। यानी एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और आपका 24 मेंबर्स थे। ये किस में है? ईस्ट इंडिया कंपनी में। और जो ये 24 मेंबर थे गवर्नर और उप गवर्नर के साथ में, इसको बोलते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्या बोलते थे इसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको कहा जाता था, ठीक है। या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोले, या हिंदी में निदेशक मंडल भी कह सकते हैं, निदेशक मंडल। और इसमें जो ये मेंबर चुने जाते थे, ये सब चुने जाते थे 1 वर्ष के लिए। फटाफट से आंसर करें, कितने दिन के लिए चुने जाते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो कितने दिन के लिए चुने जाते थे? तो आप कहेंगे वो चुने जाते थे भैया आपका 1 वर्ष के लिए। तो जब ये जेम्स सिक्स इसकी जगह पे आ गया तो इन लोगों को पता चला कि यार हमारी तो बात कहीं बनेगी नहीं ऐसे बिजनेस के लिए। हम वहां गए आपका इंडोनेशिया के पास में, वहां हम फेल है, वहां डच का कंट्रोल है, वहां डच का कंट्रोल है। इंडिया में आए तो इंडिया में कंट्रोल किसका बताया? पुर्तगाल का कंट्रोल था। तो ये कह रहे कि हमारी तो बात बनी नहीं पाएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई पुर्तगालियों का कंट्रोल है, लेकिन एक बात तो पता करो, अगर वहां का राजा परमिशन हमें दे दे, वहां का राजा ये बोल दे कि भाई ठीक है तुम व्यापार कर लो, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उन्होंने कहा पता करो राजा कौन है। तो राजा पता चलता है राजा अकबर है। तो अकबर के नाम का एक आदेश लिखा गया, किसके द्वारा? जेम्स सिक्स के द्वारा। समझना मेरी बात को, अकबर के समय का एक आदेश, अकबर के नाम पर इसने क्या लिखा? अकबर के नाम पर एक आदेश लिख देता है कि भाई हम तुम्हारे साथ में, अकबर के नाम पर एक आदेश लिखता है। आदेश क्या मतलब? एक प्रार्थना समझो इसको, क्योंकि इतने मजबूत नहीं थे कि आदेश दे पाए उस स्थिति में। एक प्रार्थना पत्र इसने लिख दिया जेम्स सिक्स ने कि भाई तुम जाना और तुम बताना कि भाई ब्रिटेन का राजा है, वो चाहता है, तो शायद ऐसे संभावना है कि राजा राजा का सम्मान करके ये दे दे। उन्होंने बोला यार ठीक है, लेकिन उनके बारे में पता क्या चला है? तो जो लोग मैंने बताया, जैसे स्टीफन थॉमस पहला अंग्रेज था और रॉल्फ फिच आपका दूसरा अंग्रेज था, तो उन्होंने बताया था कि भाई मुगल जो है ना वो कौन सी भाषा बोलते थे? फारसी भाषा बोलते थे। समझना इस बात को, मेरी को ध्यान को, हम थोड़ा इसको इतिहास की तरफ इसलिए लेके जा रहे हैं, नहीं तो आप कुछ समझ नहीं पाओगे, फिर रटने रटाने वाली बात हो जाएगी। पर उसके लिए तो आपके पास किताब विताब सब कुछ है, मजा आएगा मतलब। तो उसने बोला कि यार एक बात तो बताओ, वहां के जो लोग हैं वो बोलते क्या? उसने बोला कि फारसी बोलते हैं। तो इन्होंने किसको तैयार किया फारसी सीखने के लिए? अब ऐसा थोड़ी था कि भाई जो आपका कैप्टन हॉकिंस था वो जन्मजात फारसी जानता था क्या? कोई अंग्रेज फारसी जाने ये संभव है? तो कैप्टन हॉकिंस को फारसी सिखाई गई। बोले तू तैयार हो जा भाई, एक काम कर, पता चले वहां कुछ बात करनी पड़े। तो इसने क्या करा, इसने फारसी के साथ साथ में तुर्की भी सीख ली। आप जानते हैं वो मुगलों की नेटिव लैंग्वेज थी बाबर के टाइम से, तुर्की। बाबर जो है चगताई तुर्क इलाके से था। अब इसने सीख ली तो इसको इंडिया भेजा गया। किसका प्रार्थना पत्र है इसके हाथ में? अकबर के टाइम का। तो ये पहुंचता है 1608 में एक हेक्टर जहाज लेकर के। कौन सा? हेक्टर जहाज लेके ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। पैसा लगा हुआ है 217 लोगों का। हेक्टर जहाज को लेके कहाँ पहुंचता है? सूरत में। अपना लंगर डाल देता है। लेकिन मुझे बताओ कि इंडिया में इस टाइम पे पावर कौन है? क्या बताया मैंने? पुर्तगाली। अब पुर्तगाली इसको मतलब इसकी सुताई करते हैं, पिटाई करते हैं इसकी, इसके जहाज को मतलब घेर लेते हैं एकदम से, हेक्टर जहाज को। बोला तू नया आदमी आया हमारे इलाके में काम करने के लिए, तुझे पता नहीं है यहाँ पुर्तगालियों का कितना पावर है। 1498 में हमारे चाचा वास्को डिगामा यहाँ पर आए थे। इतनी बड़ी हमारी लीगेसी है यहाँ पर। 100 साल क्या, 102 साल हमें यहाँ हो चुके प्रयास करते हुए। तुम पागल समझ रहे हो? 102 क्या, 110 साल। 1498 से 110 साल हो चुके हैं। तुम ऐसे ही मुंह उठा के अपना जहाज लेके भागे आ रहे हो यहाँ।
तो होता क्या है कि हेक्टर जो जहाज था इसको कब्जे में ले लिया, लेकिन इसके पास गिफ्ट थे बहुत सारे। अब राजा से मिलने जा रहा था तो गिफ्ट विफ्ट लेके आया, बहुत सारे गिफ्ट थे इसमें, पुर्तगालियों को बहुत सारे गिफ्ट दे दिया। तो बोला भाई साहब मुझे प्लीज आप राजा से मिलवा दो, कैसे भी अकबर से मिलवा दो। बोला अकबर तो यहाँ नहीं है, अकबर तो अपने दरबार में मिलेगा। अब वहां जो लोग उसे मिले उन्हें भी नहीं पता कि अकबर तो मर चुका है। अकबर की मौत कब हो गई है? 1605 में। और अकबर के बाद में कौन आ चुका था गद्दी पे, इसको पता ही नहीं है, क्योंकि अभी भी जो ये यात्रा पे चला उस टाइम अकबर के नाम का, इन लोगों को पता ही नहीं अकबर की डेथ भी हो चुकी है। तो भैया इसको ये गिफ्ट विफ्ट लेकर के इससे 1609 में इसको पहुंचाते हैं आगरा। ठीक है, मिल लो ना, जैसे तैसे आए हैं तुम्हारे शहर में, एक दफा मिल लो ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, आगरा आया ये, आगरा आके इसको कौन बैठा मिलता है, पत्र किसके नाम का है, अकबर का। क्या अकबर मिला, यस और नो? नहीं भैया, जहांगीर मिला। जहांगीर ने इसकी सारी बातें सुनी, कुछ गिफ्ट जहांगीर के लिए भी बचा के लाया। जहांगीर का दिल इसलिए खुश हुआ, आप सब लोग जानते हैं जहांगीर जो है वो चित्रकला का शौकीन था, और उसको ये गिफ्ट में लेके आया चित्र, कुछ पेंटिंग्स, और वो पेंटिंग्स उसको पसंद आ गई। उसके साइड में, जहांगीर के साइड में उसका जो चित्रकार था मंसूर, वो भी बैठा हुआ था, उसने भी चित्रों की प्रशंसा कर दी। तो कहने का मतलब है उसने जहांगीर का स्वागत, जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस का अच्छा स्वागत किया कि भाई तुम तो हमारे जो है, अब क्या बोलते हैं हमारे यहाँ तो वैसे भी अतिथि देवो भव है, बैठो आराम से। लेकिन ये क्या मकसद लेके आया है, इसका मकसद ये था कि भाई कैसे भी करके व्यापार के लिए परमिशन लेनी है। अब ये भाई साहब 3 साल रहा यहाँ मुगल दरबार में, 3 साल। 3 साल में आप सब लोगों को पता होना चाहिए जहांगीर एक ऐसा शासक है जिसने भांग शराब आदि पर रोक लगाई थी, लेकिन खुद पर रोक नहीं लगाई थी, खुद खूब पीता था जबरदस्त। उसके मतलब सुबह से शाम तक वो शराब में ही रहता। कहते कि भाई नूरजहां शासन चलाती है, जहांगीर शराब में रहता। वो उससे कुछ बात करे, इसका मौका मिले। अब जहांगीर सिर्फ नशे में नहीं रहता, जहांगीर खतरनाक आदमी भी था। एक सैनिक ने अपना वेतन बढ़ाने के लिए कह दिया हॉकिंस के सामने, जहांगीर ने उसको शेरों से लड़ने के लिए छोड़ दिया पिंजरे में, कि तुम्हें शेरों से कुश्ती लड़नी है। उसने सोचा भाई इससे तो कुछ कहना भी बेकार है, यहां आके फंस तो नहीं गया मैं। अब ऐसा नहीं था कि चुपचाप भाग जाए, बोला मौका मिलेगा कभी ना कभी। तो वो देखता था, उसके साथ में 10-20 गार्ड रहते थे जहांगीर के, वो बस इस बात के लिए थे कि जहांगीर कब आदेश करे पनिशमेंट देने का और वो पनिशमेंट दे दे। अब उसने सोचा चलो कभी तो मौका मिलेगा। वो शाम वाम को बैठता था उसके पास में, ठीक है। तो अब इसको पहले भी पता था कि ये जो मुगल शासक है शराब पीते हैं, तो शराब वराब भी लेके आया था, रेड वाइन गिफ्ट करी इसको। उसने धीरे धीरे सारी खत्म कर ली, लेकिन इसको परमिशन नहीं दी। सब कुछ दिया इसको, 400 का मनसब बनाया, 400 जात का मनसब, मनसब मतलब मनसबदारी प्रथा थी मुगलों के टाइम पे, उसके लिए वेतन मिलता था, मतलब इसको वेतन भी मिलता था। इसकी शादी करवाई, एक आर्मेनियाई लड़की थी बहुत सुंदर, इसकी चॉइस से शादी करवाई। मतलब इसको सब कुछ दिया, लेकिन जब कभी भी ये बैठे कि भैया वो भाई साहब बिजनेस के बारे में बात करने, अब नशे में समझ रहा जहांगीर को पगले, मतलब इसको परमिशन नहीं देता था। ये बेचारा 3 साल में थक गया, ये समझ गया कि यार मैं इसको जो समझ रहा हूं ना चला लूंगा, इस पे चक्कर चला दूंगा, वो चक्कर चलने का नहीं है। यानी कहने का मतलब है हॉकिंस तो विफल रहा, हॉकिंस क्या बोलेंगे, विफल रहा, और इतना विफल रहा कि बेचारे की वापस जाते टाइम डेथ भी हो गई। अब दूसरा ऑप्शन खोजा जाए। दूसरा ऑप्शन कौन है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में? उन्होंने बोला यार ये पहले वाला तो बेकार है, हॉकिंस बढ़िया आदमी नहीं है। 1615 में, अब इन्होंने ऑफिशियली भेजा है, 1615 में आधिकारिक राजदूत, आधिकारिक राजदूत मतलब ऑफिशियल एम्बेसडर बना करके भेजा अपना, ऑफिशियल एम्बेसडर, ऑफिशियल एम्बेसडर थॉमस रो, थॉमस रो को बनाकर भेजा। अब अंग्रेज इतना तो समझ चुके थे कि यार ये जो है ना मुगल बहुत शक्तिशाली हैं, क्योंकि यार अकबर इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ के गया जहांगीर के लिए। अब इनके पास कुछ था नहीं कि उसको कुछ बड़ा गिफ्ट कर दे, क्योंकि उनके पास पहले से सब कुछ बड़ा बड़ा था, तो उनको तो सब कुछ छोटा छोटा लगता था। तो क्या बोलेंगे, उन्होंने थॉमस रो को बना के भेजा। थॉमस रो यहाँ पे एक बात समझ गया था